अब देखिए बॉर्न ईवी मारुति इसको कह रहा है, बॉर्न ईवी अगर है तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, पानी ना जाए उसके लिए यहाँ पर बीडिंग दे रखी है। अब देखिए कई बार कोशिश कर ली हमने स्टैटिक के चार्जर से गाड़ी को चार्ज करने की, ये कई बार धोखा देता है, तो हमेशा एक चार्जर पर डिपेंड ना रहें। तो दोस्तों अभी हमारा प्लान चेंज हो गया है, उत्तराखंड वाला जो रूट है वहाँ पर एक्सीडेंट्स हुए हैं कोहरे की वजह से, तो हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, जाम में फंस जाएंगे। ठीक है, हाई बीम इफेक्टिव है लेकिन थ्रो ऊपर जा रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एडजस्टमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। बट बात ये है कि वो ऐप अभी हम इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि वो प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है। होती तो हो सकता है कि हम उसको ट्राई करके देखते हैं कि कैसे काम कर रहे हैं उसके चार्जर खाली मिलना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। अभी रेंज एंजाइटी चरम सीमा में है मेरी, 1% बैटरी रिमेनिंग, 4 किलोमीटर ये चल सकती है। दोस्तों आज हमारे साथ खड़ी है मारुति की ई विटारा, मारुति की पहली बॉर्न इलेक्ट्रिक गाड़ी, और इसका इंतजार खत्म हुआ। अब हमें पता है कि ये गाड़ी चलती कैसी है और साथ के साथ ये रेंज कितना निकालती है। मारुति ने हालांकि बहुत सारी चीजें क्लेम नहीं करी है, जैसे कि प्राइस अभी भी नहीं बताया इसका, जो कि आपको जनवरी में पता चलेगा, और काफी चीजें जैसे कि डायमेंशन अभी भी हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है बैटरी का साइज क्या है। अभी जो मैं चला रहा हूँ 61 किलोवाट आवर वाली बैटरी है, और एक और बैटरी ऑप्शन आता है इसमें, वो आएगा 49 किलोवाट आवर का। 49 किलोवाट आवर वाली बैटरी के साथ जो मोटर आएगी वो पावर प्रोड्यूस करेगी आपका 144 PS की, और जो इसमें मोटर लगी हुई है वो प्रोड्यूस करती है लगभग 174 PS की पावर और 193 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि लोअर वेरिएंट में भी होगा। अब बात यह है कि ये गाड़ी सेगमेंट में किसको कंपीट करने वाली है। पहली क्रेटा, दूसरी कर्व, तीसरी विंडसर, तीनों को ये कंपीट करेगी क्योंकि ये सब 4 मीटर से बड़ी गाड़ी है। हालांकि आपको देखने में नहीं लग रहा होगा कि ये उस सेगमेंट की गाड़ी है, क्योंकि साइज जो है गाड़ी का काफी कॉम्पैक्ट है। अगर आप साइड में आएंगे ना, इसका 2700 mm का जो व्हील बेस है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गाड़ी काफी लंबी है। हालांकि जो हाइट है उतनी ज्यादा नहीं है जितनी सेगमेंट में आपको मिलती है। अगर मैं बाहर से बात करूं इस गाड़ी की, बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि ये गाड़ी दिखने में काफी अच्छी है, भले ही कॉम्पैक्ट हो लेकिन ये मस्कुलर दिखाई देती है। बड़े बड़े टायर 18 इंच के इसमें देखने को मिलते हैं। अलॉय व्हील का जो डिजाइन है काफी अच्छा है, ग्लास एरिया ठीक ठाक है, और जो डोर हैंडल है पीछे वाला वो आपको यहाँ पर मिल जाता है जैसा आपको स्विफ्ट में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें आगे की, आगे ऑल LED हेडलैम्प है प्यारी सी, और नीचे आपको फॉग लैम्प भी मिलती है, और फ्रंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और पीछे भी 4 मिलते हैं। आपको ग्रिल वगैरह दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, नीचे आपको जरूर दिखेगी। हालांकि जो छोटा मोटा वॉक अराउंड था हमने इसको पहले भी कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं याद दिला देता हूँ इसमें क्या क्या फीचर आपको मिलते हैं। तो सबसे पहला फीचर है, इसमें आता है ADAS लेवल 2। यहाँ पर आपको जो है इसका कैमरा दिखाई देगा, फिर उसके बाद 360 डिग्री कैमरा आपको इसमें मिल जाता है। इसमें सनरूफ नहीं आता, इसमें फिक्स रूफ आता है, और इसकी जो शेड है आप ऐसे मैनुअली खोल सकते हैं। अब देखिए फ्रंट की दोनों सीटें इसमें वेंटिलेटेड आती है, लेकिन उसका कोई कंट्रोल आपको फिजिकल बटन के तौर पे देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो कंट्रोल करना है स्क्रीन से करना है अपनी। ये लेफ्ट का कंट्रोल हो गया 1 2 3, और ये राइट का कंट्रोल हो गया 1 2 3, और यहाँ पर एयर कंडीशन का कंट्रोल। 10 वे एडजस्टेबल सीट आपको देखने को मिलेगी, और जो सेकंड रो है ना उसमें एक बेहतरीन फीचर मिलता है जो आपको किसी 5 सीटर में देखने को नहीं मिला होगा। ये देखिए सीटें इसकी स्लाइड होती है। अब स्पेस में बता देता हूँ, ये सेगमेंट की गाड़ी है आपकी, कौन सा, जो सब 4 मीटर से ऊपर वाला है। तो एक बार फिर से मैं इसमें बैठकर दिखा देता हूँ। ये मेरी कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन है, इस हिसाब से मैं पीछे कैसे बैठ पा रहा हूँ ये मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं शॉर्ट हाइट के व्यक्ति को भी बैठाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, हेडरूम में भी, अंडर थाई सपोर्ट में भी, और नी रूम में भी। ये सीट पूरी पीछे को लीन हो रखी है, मतलब कि ये इसका 100% इंक्लाइन एंगल है। अब आप देखिए यहाँ तक ये ऐसे हो सकता है जिसमें कि बैठा नहीं जाएगा आसानी से, इसको पीछे ही कर लेते हैं। आर्मरेस्ट नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर एक लीवर आता है, इसको आप पुल करेंगे तो ये बन जाएगा आर्मरेस्ट, जो कि काफ़ी नीचे है, और कप होल्डर यहाँ पर आपको दिखेंगे, और पीछे आप बूट को एक्सेस भी कर सकते हैं। हाँ, अब एक चीज़ इसमें फीचर तो मिलता है सीट को स्लाइड करने का, लेकिन ये सीट पूरी पीछे है, और उसके बाद मुझे लेग रूम वगैरह नहीं मिल रहा है, तो आगे करने का क्या बेनिफिट है। हो सकता है कि पीछे आपको बूट स्पेस बढ़ाना हो, तब आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब सीटों को एडजस्ट करवाते हैं 5 फीट 6 इंच के व्यक्ति के हिसाब से। ये
आपको दिख रहा होगा कि ये पोजीशन है ड्राइवर की। अब सेकंड रो में देखते हैं कितना स्पेस मिल पाता है। अगर आपकी फैमिली में हाइट कम है तो यहाँ पर आपको एडवांटेज मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नी रूम अच्छा खासा है, नीचे जो लेग रूम है वो भी ठीक मिल रहा है और जो हेड रूम है यहाँ पर भी प्रॉपर मिल पा रहा है। अब देखना अंडर थाई सपोर्ट अच्छा खासा है इनके हिसाब से। अब करना है नीचे आर्म रेस्ट, उसकी भी हाइट इनके हिसाब से बिल्कुल ठीक मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपका जो आर्म रेस्ट है वो नीचे होगा तो पीछे सिर्फ 2 लोग ही बैठ पाएंगे और कंफर्ट के साथ इसमें 2 लोग ही पीछे बैठ सकते हैं। और रियर एसी वेंट तो आपको मिलेगा ही और पीछे USB-A और USB-C का पोर्ट यहाँ पर आपको नजर आएगा। नीचे आप फ्लोर देख सकते हैं पूरा फ्लैट है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा आगे की तरफ आया है। हो सकता है कि सेंटर में अगर कोई बच्चा बैठे उसे परेशानी हो, तो ऐसा कुछ स्पेस मिलता है पीछे। को पैसेंजर वाली सीट में बैठा हूँ, पूरा पीछे कर लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं अंडर थाई सपोर्ट और यहाँ पर आपको स्टोरेज मिल जाता है नीचे सेंटर कंसोल में और आपको चार्जिंग के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट और USB-C और USB-A। अब 5 फीट 6 इंच के हिसाब से को पैसेंजर सीट का अंडर थाई सपोर्ट आप देख सकते हैं। कंफर्ट यहाँ पर पूरा मिलेगा अगर आपकी हाइट कम है तो। अगर आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आपको फ्रंट मिलेगा इस गाड़ी में तो आप निराश होंगे, क्योंकि इसमें नहीं मिलेगा आपको और जगह भी नहीं है इसमें फ्रंट को प्लेस करने की। ग्राउंड क्लियरेंस अभी नहीं पता, लेकिन उम्मीद ये है कि 180 से 190 mm की होगी। अब देखिए व्हील बेस बड़ा होने के बावजूद भी इसका जो टर्निंग रेडियस है ना काफ़ी सही है, 5.2 मीटर का। अब बात करते हैं बूट की। हमने सामान रखा हुआ है, आपको हमारा कैमरा बैग दिख रहा होगा, ये बैग और ये बैग सैडल बैग और एक ये बैग। तो अभी आपका जो बूट है पूरा भर गया। अगर आप ट्रॉली बैग रखेंगे इसमें तो हो सकता है 1 या 2 ट्रॉली बैग आएँ और बाद में आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिले और पार्सल ट्रे के ऊपर आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। गाड़ी के हिसाब से यानी कि सेगमेंट के हिसाब से बूट स्पेस थोड़ा सा कम है। बाकी आपको पीछे LED टेल लैंप वगैरह मिल जाती है और रियर वाइपर डिफॉगर वगैरह सब कुछ मिल जाता है। ई विटारा में आपको जो बैटरी मिलती है ना वो ब्लेड सेल बैटरी है जो कि BYD से सोर्स की गई है और ये LFP है। LFP होने का फ़ायदा क्या है, आपको चार्जिंग साइकिल्स ज़्यादा मिल जाते हैं, यानी कि आप लंबे टाइम तक इस बैटरी से एक अच्छी रेंज ले सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट हो चुका है अपना ई विटारा का रेंज टेस्ट। हमने गाड़ी को लगा दिया चार्जिंग पे। 98% बैटरी थी, इसको पहले हम 100% तक करेंगे, उसके बाद हम इसको चलाएंगे लगभग 0% तक, जिससे कि आपको फेयर आइडिया मिल जाए। आ जाइए एक बार दिखा देता हूँ कितने % चार्ज हो गई है बैटरी। अभी 98% दिखा रहा है, कुछ ही देर पे ये 100 हो जाएगी, फिर हम यहाँ से चलेंगे। तो दोस्तों चार्जिंग हो चुकी है कंप्लीट। इस गन को हम लगा देते हैं वापस इस चार्जर में। एक अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इधर आइए। यहाँ पर इसको हाइड करने के लिए नीचे आपको कवर तो मिलता है, लेकिन इधर एक चीज़ देखिए आप, पानी ना जाए उसके लिए यहाँ पर बीडिंग दे रखी है, जो कि मैंने किसी भी गाड़ी में नहीं देखा है और ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आप देखिए 163 किलोमीटर ये गाड़ी टोटल चली हुई है। इसकी ट्रिप को मैं रीसेट कर लेता हूँ। ट्रिप A को भी 0 कर दिया, ट्रिप B को भी मैंने 0 कर दिया। 100% यहाँ पर बैटरी है। अब इसको चला कर देखते हैं। ओके, गाड़ी चलाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो मोड है वो है इको और रीजनरेशन को मैंने सबसे हाई पे कर रखा है और मेरा रूट है वही जो मेरा कॉमन रहता है, जहाँ पर मैंने खूब EVs चलाई है, वो है आपका उत्तराखंड वाला रूट। अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप 294 किलोमीटर हमें चलना है और अभी थोड़ा सा कोहरा भी लगा हुआ है, लेकिन मुझे मालूम है कि थोड़ी देर में हट जाएगा। यहाँ पर हम 80 से 90 की स्पीड को मेंटेन करके चल सकते हैं। तो हाईवे पे हम 90-95 के आसपास चलाएंगे गाड़ी को इको मोड में। अभी मुझे क्या महसूस हो रहा है कि इसके सस्पेंशन जो हैं थोड़े से स्टिफ हैं। टेम्परेचर को हम सेट कर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, ऑटो हम ऑन कर देते हैं ऑटो AC को, और बाहर जो टेम्परेचर है वो है 14 डिग्री सेल्सियस। और सर्दियों में आपको पता है कि EV थोड़ा सा कम रेंज देती है। तो दोस्तों अभी हमारा प्लान चेंज हो गया है। उत्तराखंड वाला जो रूट है वहाँ पर एक्सीडेंट्स हुए हैं कोहरे की वजह से, तो हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, जाम में फंस जाएंगे। तो अभी हमने डिसाइड करा है कि हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जाएंगे। वो भी काफ़ी अच्छी लोकेशन है रेंज टेस्ट के लिए। वहाँ पर कंटिन्यूसली गाड़ी हाईवे पे चलती है, रीजन का इस्तेमाल नहीं होगा।
तो अब हम ले रहे हैं डाइवर्जन। गाड़ी हमारी चल चुकी है 18.1 किलोमीटर और 96% बैटरी बची हुई है। और इधर देखिए आप, रेंज भी बता रहा है कि 445 किलोमीटर अभी और चल सकती है आपकी गाड़ी। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे और यहाँ पहुँचने तक हमारी जो गाड़ी है वो 52.9 यानी कि मोटे मोटे तौर पे 53 किलोमीटर चल गई है और 87% हमारी जो बैटरी है वो अभी बाकी है। 408 किलोमीटर की रिमेनिंग रेंज ये दिखा रहा है और आगे आप देख सकते हैं कितना फॉग है। इसमें हम 90 के आसपास स्पीड मेंटेन करेंगे। ओके, तो 100 किलोमीटर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं और बैटरी बची हुई है 75% और यहाँ पर हमें शो कर रहा है 356 किलोमीटर की रिमेनिंग रेंज। और अभी हम चल रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे और 90 प्लस ही हमारी स्पीड है इसमें और हम लगातार क्रूज़ कंट्रोल की हेल्प से चल रहे हैं। इसमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आता है और इतना चलाने के बाद एक चीज़ महसूस हो रही है कि इस गाड़ी में रोड नॉइज़ है, वो आपको भी सुनाई दे रही होगी अगर माइक कैंसलेशन ना कर रहा हो उस साउंड को। तो मैं थोड़ी देर चुप रहता हूँ, आप महसूस करना। सस्पेंशन की बात करूँ, हाईवे पे बहुत सही है, अच्छी स्टेबिलिटी हमें मिल रही है और अच्छी हैंडलिंग भी हमें मिल पा रही है। हालांकि मैं क्रूज़ कर रहा हूँ, अब एक बार हमारा ट्रेन टेस्ट हो जाएगा तो इसकी परफॉर्मेंस भी हम लोग चेक करेंगे। तो अभी तक टोटल हो चुके हैं 152 किलोमीटर और हमारी जो बैटरी है वो 61% यहाँ पर बची हुई है। एक और डेटा यहाँ पर ये दिखाता है, ये देखिए आप, 6.2 किलोमीटर पर किलोवाट आवर के हिसाब से हम ये गाड़ी को चला पा रहे हैं। अभी भी हमारा AC ऑन है 25 डिग्री सेल्सियस, अभी भी टेम्परेचर हमने करा है गाड़ी के अंदर और अभी मौसम यहाँ पर थोड़ा सा गर्म हो गया है। पहले 13-14 डिग्री सेल्सियस था तो अभी 22 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ये गाड़ी दिखा रही है। और इंस्टेंट रेंज का बेनिफिट कितना मिल रहा है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये है आपका 0 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर किलोवाट आवर और 15 किलोमीटर पर किलोवाट आवर। मैं अगर जैसे ब्रेक मारता हूँ आप देखेंगे ये पूरा इधर हो जाता है। और अभी जो इसका रीजनरेशन है ना वो हमने फुल किया हुआ है, मतलब सबसे हार्ड में किया हुआ है, तो उतना ज़्यादा ब्रेकिंग नहीं देखने को मिल रही है और चार्जिंग कितनी हो रही है ये भी हमें डेटा मिल नहीं पा रहा है। अब चलते चलते बात कर लेते हैं विजिबिलिटी की। इतना मैंने गाड़ी को चला लिया है, विजिबिलिटी अच्छी है नो डाउट। बोनट बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाई दे रहा है। जो बोनट का राइट हैंड वाला पार्ट है, लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है, जो सबसे किनारे है, वो काफ़ी मस्कुलर दिखाई दे रहा है। फ्रंट की जो विंडशील्ड है उसकी विजिबिलिटी अच्छी है, रेयर की जो विंडशील्ड है उसकी भी विजिबिलिटी अच्छी है इस IRVM के थ्रू, और ORVM वगैरह में भी सब में विजिबिलिटी अच्छी है। देखिए सेगमेंट इसका है सब 4 मीटर से ऊपर वाला, 4 मीटर से ऊपर ये गाड़ी है। अगर मैं कंपेयर करूं इसको बाकी गाड़ियों से तो ये काफ़ी छोटी महसूस होती है। जैसे कि आगे की हम विंडशील्ड देखें, ये भी छोटी है उनके कंपैरिजन में। ग्लास एरिया हालांकि ठीक ठाक मैं कहूँगा, तो पीछे वाला जो ग्लास है वो थोड़ा सा छोटा है, बट हाँ इतने में हमारा काम चल जाएगा। ऊपर से ये जो इन्होंने पूरा ब्लैक इंटीरियर दिया है थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करवाता है। अब मैं सीधी सादी बात आपको दूँ रेफरेंस के तौर पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फ्रोंक्स के अंदर बैठा हुआ हूँ, ऐसा कुछ आप महसूस करेंगे। बट हाँ चलने में ज़बरदस्त, रोड को बिल्कुल पकड़ के चल रही है, स्टेबल है ये गाड़ी। बटन वगैरह सारे इसमें दिए हुए हैं, सॉफ्ट टच मटेरियल, काफ़ी प्रीमियम फील करा रही है गाड़ी। मैं अगर ड्राइवर सीट में बैठकर चारों तरफ अगर गाड़ी को फील करूं तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है इस गाड़ी में। रेंज टेस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज़्यादा चलाना पड़ता है और चलाते चलाते गाड़ी के अंदर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, और बोरियत हटाने के लिए मैंने इस गाड़ी में यूज़ करा है इन्वॉल्व 1 का सिट्रस, और ये आपको ऐसी फ्रेग्रेंस देगा जैसे कि गाड़ी के अंदर लेमन हो, आप लेमन जूस पी रहे हो या फिर
लेमन वाली महक है, जिसके कारण आप फ्रेश फील करेंगे। ये स्पिल प्रूफ है और इसमें रेगुलेटर भी आता है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है उसको कम ज्यादा आप कर सकते हैं और काफी लंबा ये चलता है। इसको परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और यहाँ पर जो QR कोड आ रहा है उससे भी आप स्कैन करके परचेज कर सकते हैं। इनके बहुत सारे टाइप के परफ्यूम आते हैं और कुछ तो बहुत ज्यादा बेस्ट लगेंगे आपको। बट काफी लोग बात कर रहे थे ये जो स्क्रीन है ये आपको ऊपर अलाइन मिलेगी और ये वाली जो स्क्रीन है वो नीचे अलाइन मिलेगी, बट ड्राइवर सीट से मुझे ये काफ़ी सही लग रहा है। अगर दोनों एक ही हाइट पे होती, हो सकता है मुझे यहाँ पर जो डेटा है उसको देखने में थोड़ी सी तकलीफ होती। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ऑड लगेगा आपको। ओके, ऑल द टाइम हम एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के भरोसे इस हाईवे पे गाड़ी को चला रहे हैं, हाईवे नहीं एक्सप्रेसवे पे। और अच्छी बात पता है मुझे क्या लगी, कई बार बिना अगर आप इंडिकेटर के लेन चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने ये निकाल दिया, ये रजिस्ट तो करती है, लेकिन ऐसा मैं बहुत सारी बार अगर कर दूं, मतलब एक्चुअल काउंट तो मैंने नहीं करा, तो एक बार ये आपको प्यार से समझाएगी। यहाँ पर आपके मैसेज आएगा, उसमें लिखा हुआ ही आएगा कि आपने बहुत बार लेन को जो है ब्रेक करके आपकी गाड़ी बाहर गई है, ऐसा कुछ मैसेज लिखा हुआ आता है। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से वार्निंग देती है जब आप कई बार लेन से बाहर चले जाते हैं। अगर आप इंडिकेटर देके लेन चेंज करेंगे तो आपको गाड़ी ना तो रिस्ट्रिक्ट करेगी ना ही कोई वार्निंग देगी। और दूसरी चीज, ये जो सेंटर कंसोल है सारा ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आता है और यहाँ पर स्क्रैच लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। आपको इसमें फिल्म चलानी पड़ेगी या फिर आपको PPF करवानी पड़ेगी, इसके ऊपर करवा लेना, नहीं तो बाद में ये बहुत बुरा लगता है। और गियर सेलेक्टर काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी जल्दी ये जो है गियर को शिफ्ट कर रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, कहने का मतलब ये है। और इसमें 3 ड्राइव मोड आते हैं, एक हो गया आपका इको जिसमें हम गाड़ी को चला रहे हैं कंटिन्यूसली, दूसरा नॉर्मल मोड, तीसरा स्पोर्ट। ठीक है, अभी मैं पेडल दबा के चला नहीं रहा हूँ और ऐसा कुछ खास फ़र्क पड़ नहीं रहा है। फिर दोबारा मैं इको में ले आया, जब आप पेडल दबाएंगे तब जाके वो रिस्पॉन्ड करेगी उस हिसाब से। काफ़ी फ्लूडिक है और अच्छे तरीके से काम कर रही है स्क्रीन, जैसा कि मैंने महसूस करा। ठीक, गर्मियों के दिनों में जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तब ये कैसा बिहेव करेगी वो अभी हम कह नहीं सकते। अब देखिए फ्रंट सीट के कंफर्ट की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरी हाइट ज़रूरत से ज़्यादा है तो मुझे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उतना अच्छा अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट आता है और आप अंडर थाई सपोर्ट को, मतलब कि जो एंगल है इसका सीट का, आप ऐसे और ऐसे कर सकते हैं, जो जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ। तो उसकी वजह से मैं इसको ऊपर करके थोड़ा सा सपोर्ट ले पा रहा हूँ। कई गाड़ी में क्या होता है, ना तो अंडर थाई सपोर्ट होता है और उनकी सीट थोड़ा सा आगे की तरफ नीचे को झुकी हुई थी, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है गाड़ी चलाना। सीट छोटी है लेकिन आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा कंफर्ट इस फीचर के थ्रू आप ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जिस सेगमेंट में ये गाड़ी आती है उसके हिसाब से इसमें स्पेस उतना अच्छा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बैटरी इसमें लगी हुई है, उसकी वजह से फ्लोर थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। अब देखिए बॉर्न ईवी मारुति इसको कह रहा है, बॉर्न ईवी अगर है तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, ये फ्लोर का साइज ऊंचा होने वाली। 50% हमारी बैटरी बची हुई है, मतलब 50% का हमने कंजप्शन कर दिया है। हमारी गाड़ी चली है 196 किलोमीटर और यहाँ पर रेंज दिखा रहा है 236 किलोमीटर। और परेशानी की बात ये है कि इधर देखिए, जहाँ हमें जाना है वो भी करेक्ट 240 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, मतलब 5 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो वो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये जो हाईवे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसमें चार्जर मिलना और दूसरा रनिंग कंडीशन में होना या फिर खाली होना वो बड़ा मुश्किल है। अब हमारे लिए बड़ा ही चैलेंज ये हो गया है कि हम पहुंच पाएंगे या फिर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक कट हमने लास्ट में छोड़ा, उसके बाद आप देख सकते हैं उस टाइम पर ये 40 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा था, जिसमें से हमने कुछ कवर कर लिए। 23 किलोमीटर के बाद आगे हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे और यू टर्न लेंगे। तो बड़ी ही चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ पर हो चुकी है, देखते हैं क्या हो पाता है। हो सकता है कि हमें थोड़ा सा स्पीड कम करनी पड़े। तो दोस्तों अभी गाड़ी चल चुकी है 251 किलोमीटर और हमने क्रूज़ कंट्रोल लगा रखा है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, क्योंकि आप देख सकते हैं बैटरी बची है 39%। रेंज यहाँ पर दिखा रहा है 192 किलोमीटर।
और हमें चलना है 185 किलोमीटर, मतलब नेक टू नेक। और हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि आगे कोई भी चार्जर अवेलेबल नहीं है। तो हमने डिसाइड करा कि आराम आराम से चलते हैं, कहीं पर खड़े होने से अच्छा। और जो भी हमने कैलकुलेशन करी थी गाड़ी के हिसाब से, तो उसके हिसाब से हम ये देखें कि यार गाड़ी एक ठीक ठाक स्पीड में चलाने के बावजूद भी, मतलब क्रूजिंग स्पीड के बावजूद भी, ये हमें थोड़ा सा हम चूक गए इसको समझने में। और अभी हम जूझ रहे हैं रेंज एंजाइटी से। अब देखिए ना, आगे कोई चार्जर नहीं है और चलना बहुत लंबा है, हमारे पास लिमिटेड बैटरी बची हुई है। तो देखते हैं हम कैसे कर पाएंगे इस चीज़ को, इसीलिए अब गाड़ी को स्लोली हमें चलाना पड़ रहा है। तो देखिए, ऐसी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम प्रॉपरली वैसे ही चलाते रहते हैं जैसे हम 90 की स्पीड में चला रहे थे गाड़ी, तो ये गाड़ी लगभग 400 किलोमीटर के आसपास चल पाती बैटरी जीरो होने तक। और उस टाइम पे ढंग से इसने कैलकुलेट भी नहीं करा, और हमने सोचा कि जब हम यू टर्न लेके आएंगे तब हमारा काम चल जाएगा। हम जब होटल में पहुंचेंगे तो 2-3% की हमारी बैटरी बची होगी। तो इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना है आपने जब गाड़ी आप पहली बार चला रहे हैं ईवी को। 2-3 बार अगर मैं इसको चला लेता, तब ऐसी नेक टू नेक कैलकुलेशन करता, तब हो सकता था कि मेरी कैलकुलेशन सही बैठती। ये हाईवे जो है 120 में चलाने वाला है। यहाँ पर आप देखिए 120 की स्पीड लिमिट है कार की, और हम चल रहे हैं यहाँ पर 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में विदाउट एसी। much later. ओके, शाम के 5:06 हो चुके हैं। बीच में एक लंच ब्रेक लिया था हमने, तो थोड़ा सा टाइम उस पर लग गया। 65 किलोमीटर हमें अभी और चलना है, और यहाँ पर रेंज दिखा रही है गाड़ी 74 किलोमीटर, और 15% बैटरी यहाँ पर बाकी है। और 75 में गाड़ी क्रूज कर रही है, एसी हमने ऑफ किया हुआ है, और हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की ओर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ टाइम के लिए हमने गाड़ी अभी रोकी थी, उस टाइम पे हमने म्यूज़िक सिस्टम चालू किया था, हमने गाने सुने थे। तो मैं आपको बता दूं, इसमें स्पीकर तो अच्छे ब्रांड के हैं, इन्फिनिटी के, लेकिन जो साउंड क्वालिटी है ना, वो मुझे उतनी ज़्यादा खास नहीं लगी। डिसेंट है, काम चल जाएगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, गाड़ी चलाते चलाते अब अंधेरा होने वाला है, तो ये एम्बियंट लाइटिंग यहाँ पर दिखने लग गई। एक तो यहाँ पर है, और एक यहाँ पर नीचे जो स्टोरेज मिलती है वहाँ पर। तो इंटीरियर के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। मुझे कोई शिकायत नहीं है डैशबोर्ड के लेआउट से, क्वालिटी ऑफ मटेरियल से, और साथ के साथ जो ये लेयरिंग कर रखी है इससे। स्टीयरिंग का फील भी अच्छा है। तो आप अगर इस गाड़ी को लेते हैं तो आपको एक चीज़ की काफ़ी खुशी होगी कि आप एक प्रीमियम गाड़ी में बैठे हैं, प्रीमियम गाड़ी को चला रहे हैं। गाड़ी की बैटरी बची हुई है 10% यहाँ पर, और 394 किलोमीटर हमने कवर कर दिए हैं। 52 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर बता रहा है। 45 किलोमीटर हमने अभी चलना है, 44 हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत ट्रैफिक सिटी में होगा, और वहाँ पर हमारी स्पीड स्लो होगी, तो हो सकता है कि हमें थोड़ा सा और एडवांटेज मिल जाए रीजनरेशन का। देखिए, अंधेरा हो चुका है, हेडलाइट मैंने यहाँ पर ऑन कर दी है, और गाड़ी की स्पीड थोड़ा सा और स्लो कर दी है। 70 के आसपास ये गाड़ी क्रूज़ कर रही है। 33 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर बची हुई है। 26 किलोमीटर हमने चलना है। 6% बैटरी बची हुई है। हेडलाइट ऑन है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख पा रहे होंगे जो ब्राइटनेस है डिस्प्ले की ऑटोमेटिकली कम नहीं हो रही है। देखिए, हेडलाइट बंद कर दी, हेडलाइट ऑन कर दी। तो इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ से ये स्क्रीन के थ्रू आपने ब्राइटनेस को कम करना है, और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की यहाँ पर आप ऐसे कम कर सकते हैं। तो आपके पास मैनुअल ऑप्शन है। अभी देखिए, पूरा अंधेरा नहीं हुआ है, फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। ये है इसकी लो बीम, और ये है हाई बीम। हाई बीम को मैंने एडजस्ट करने की सोची, क्योंकि अभी देखिए थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि इसमें लेवलर नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। अगर है, मुझे नहीं पता है, वो अलग बात है, लेकिन मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। और जब हम 2 लोग बैठे हुए हैं तब भी इसकी जो बीम है वो ऊपर की तरफ है। पीछे जब लोड होगा, मतलब फुल ऑक्यूपेंसी के साथ ये गाड़ी चलेगी,
तब थोड़ा सा और परेशानी हो सकती है। अभी गाड़ी मैंने रोकी है, मैंने रीजनरेशन देखा तो अपने आप मीडियम में आ गया था। गाड़ी जब ऑफ होती है तो मुझे लगता है कि मीडियम में आ जाता है, फिर से मैं इसको हाई कर देता हूँ क्योंकि चलती हुई गाड़ी में हो नहीं रहा था। तो बैटरी 5% हो गई है, टोटल चल चुकी है गाड़ी 418 किलोमीटर, 27 किलोमीटर की रेंज अभी यहाँ पर बाकी है। और मैं आपको दिखा देता हूँ चलना कितना है, 20 किलोमीटर। ओके, तो प्रॉपर अंधेरा हो गया है। मैं आपको हेडलाइट की परफॉर्मेंस के बारे में बता देता हूँ। ये इसकी लो बीम है और ये हाई बीम, ठीक है। हाई बीम इफेक्टिव है लेकिन थ्रो ऊपर जा रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एडजस्टमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। लो बीम थोड़ा सा और स्ट्रांग हो सकती थी। अब ये IRVM के बारे में बता दूं, ये बीच में तो रिफ्लेक्शन को रोक रहा है, लेकिन जो इसके बॉर्डर है ना, यहाँ पर जो है कोटिंग नहीं की गई है, तो यहाँ से चमक आ रही है आंखों में। तो ये प्रॉपरली पूरा होना चाहिए था। ये सिर्फ इसी में नहीं है, काफ़ी ऐसी गाड़ियाँ आती है जिसमें ये दिक्कत है, तो ये थोड़ा सा सही तरीके का देना चाहिए था इसमें। मतलब कि आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, आपको नीचे ही करना पड़ेगा वो। बाकी बैटरी बची है आपकी 4%, 21 किलोमीटर की रेंज अभी बाकी है। स्पीड मैंने 55 कर दी है। थोड़ा सा रिस्की लग रहा है मुझे मामला, लेकिन देखो चार्जर खाली मिलना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। अभी रेंज एंजाइटी चरम सीमा में है मेरी। और ना इसका जो 360 डिग्री कैमरा है ना, उसकी क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी। मैं आपको दिखाता हूँ, और बेहतर हो सकता था थोड़ा। मतलब उतना अच्छा रेजोल्यूशन नहीं है जैसे आपको ब्रेजा में देखने को मिलेगा। अब देखिए, जो ख़राब सड़क में मैं इसको चला रहा हूँ ना, तो इसके सस्पेंशन मुझे काफ़ी कुछ नहीं फील हो रहे हैं। वो ही तेज़ स्पीड में काफ़ी स्टिफ हो जाते हैं सस्पेंशन, मतलब हैंडलिंग वगैरह के लिए जो है काफ़ी सही हो जाते हैं। तो अब आगे चार्जर है, इसको लेकर जाते हैं चार्जर पे। 1% बैटरी हमारी यहाँ पर बची हुई है, 9 किलोमीटर ये बता रहा है, और गाड़ी अभी तक चल चुकी है 436 किलोमीटर। तो जिस चार्जर पे हमने चार्ज करी थी गाड़ी, सेम उसी चार्जर पे हम लोग पहुँच गए हैं। अब इसको लगा देते हैं चार्जिंग पे। बट मैं एक चीज़ क्या देख पा रहा हूँ, ये क्या बदतमीजी है यार। मतलब यहाँ चार्जर पे आगे से इन्होंने बस को खड़ा किया हुआ है। अब देखिए, कई बार कोशिश कर ली हमने स्टैटिक के चार्जर से गाड़ी को चार्ज करने की, ये कई बार धोखा देता है। तो हमेशा एक चार्जर पर डिपेंड ना रहें। अभी हमारी मजबूरी है कि 1% बैटरी है, तो हमें आसपास देखना पड़ेगा या फिर गाड़ी बुलानी पड़ेगी टो के लिए। तो देखिए, ये परेशानी होती है ईवी के साथ, जब आप बिल्कुल नेक टू नेक होते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो गनीमत है, हमारा होटल जो है 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 30 की स्पीड में हम लोग चल रहे हैं। 7 किलोमीटर की रेंज अभी बाकी है। जीरो में ये गाड़ी खड़ी ना हो जाए, बस इस चीज़ का हमें डर है। तो ट्रिप ए में देख लीजिए आप, 440.5 किलोमीटर, 1% बैटरी रिमेनिंग, 4 किलोमीटर ये चल सकती है। और मैं आपको ओडो दिखा देता हूँ पूरा, 603 किलोमीटर। तो हमने कुछ ऐसे गाड़ी चलाई, बी में भी उतना ही है। अब बात करते हैं कंक्लूज़न की। तो देखो, गाड़ी कैसे चली, कितना चली, ये सब आपको पता है, ठीक है। और कितनी रेंज ये निकाल कर आपको दे देगी, ये भी आपको लगभग मालूम चल गया है। और मैं बोलूँ, अगर आप इसको हाईवे पे चलाते हैं तो ये गाड़ी 350 किलोमीटर तक सेफली चलेगी। उसके बाद आपको चार्जर ढूंढ लेना चाहिए। और अगर आप स्लो स्पीड में हाईवे में चलाते हैं, स्टेट हाईवे है, तो आपकी लगभग 400 तक टच कर जाएगी। अगर आप सिटी में चलाते हैं तो आपकी गाड़ी 450 से 500 किलोमीटर तक भी चल सकती है, अगर आपकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही स्लो रहेगी, 30-40 किलोमीटर पर आवर के आसपास। और अगर बात करें किन लोगों को ये गाड़ी पसंद आएगी, वो टोटली डिपेंड करता है गाड़ी की प्राइसिंग पे। अब देखो, इनके पास हाइब्रिड भी है। हाइब्रिड का ऑन रोड प्राइस अगर मैं बात करूँ, जहाँ पर स्टेट में टैक्स नहीं लगता है, रोड टैक्स, वहाँ पर 17,25,000 के आसपास, 17-30 के आसपास वो गाड़ी आ जाती है ऑन रोड। तो इसकी प्राइस ना थोड़ा उससे कम होनी चाहिए, थोड़ा इन द सेंस 1 से 1.5 लाख रुपए कम होगी, तब ये सेंस बनाएगी। क्योंकि इस ईवी का जो एडवांटेज है वो सिर्फ शहर पे है। हाइब्रिड का एडवांटेज दोनों जगह है, सिटी में भी है आपका और हाईवे में भी है। उसका जो रनिंग कॉस्ट है 3 रुपया 70 पैसे से 3 रुपया 80 पैसे तक पड़ता है। आपको अगर लोकल रन करना है, घर पे आप चार्ज करेंगे, आपकी जो कॉस्ट है वो 1 रुपये के आसपास आएगी। लेकिन
जो हाइब्रिड है आपकी वही आपकी 3.25 रुपए के आसपास आएगी। मारुति बोल रही थी कि ये 500 किलोमीटर के आसपास आसानी चल जाएगी। जो क्लेम रेंज है वो 543 किलोमीटर है, तो आपने देखा ही कि ये 440 किलोमीटर किस हिसाब से चली। परफॉर्मेंस के बारे में बताओ, पावर की कमी बिल्कुल फील नहीं होगी। 174 PS मोर देन इनफ है। ईवी में तो ये बहुत ज्यादा फील होता है। 193 Nm का टॉर्क भी काफी सही है। एक कंस्ट्रेंट ये भी है कि बड़े साइज की फैमिली इस गाड़ी में नहीं आ पाएगी। आपको हमने एग्जांपल के तौर पे दिखाया 6 फीट 4 इंच और 5 फीट 6 इंच के हिसाब से हमने आपको इसकी सिटिंग कंफर्ट के बारे में सब कुछ समझाया, तो वो भी आप कंसिडर करके चलना। एक बेस्ट बात ये है कि मारुति का जो चार्जिंग नेटवर्क है ना, वो काफी अच्छा होने वाला है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाइए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। बट बात ये है कि वो ऐप अभी हम इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि वो प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है। होती तो हो सकता है कि हम उसको ट्राई करके देखते हैं कि कैसे काम कर रहे हैं उसके चार्जर। तो कभी किसी ईवी के साथ हम ये चीजें कर देखेंगे, आपको बताएंगे सब कुछ, आप टेंशन ना लीजिए। तो मोटा मोटा इस गाड़ी के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आपकी कोई क्वेरी होगी, आपका कोई कमेंट होगा, जरूर मुझे बताना, राय देना, और साथ के साथ कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।